मेरे अब्बा ने गांव के रईस का कर्जा देना था। अब्बा कर्ज वक्त पर अदा ना कर सके और फिर अगले दिन रईस के बेटे ने घर आकर अब्बा से पैसे मांगे, लेकिन अब्बा ने वक्त मांगा। जब रईस के बेटे ने मुझे देखा तो मुझे देखता ही रह गया। मैं जवान और खूबसूरत थी। रईस का बेटा मुझ पर दिल हार गया, कहने लगा कर्ज माफ कर देता हूँ, मजीद पैसे भी दूंगा, बस अपनी बेटी का निकाह मुझसे करवा दो। अब्बा ने मेरी शादी करवा दी। शादी की रात जब मेरे शौहर ने मेरा घूंघट उठाया तो मैंने चीखें मार दी। मेरे कदमों तले से जान निकल गई, क्योंकि वहां तो 70 साल का मेरे सामने मेरा निकाहनामा रखा गया। मेरी माँ के आंसू नहीं रुक रहे थे। मेरे अब्बा के चेहरे पर बहुत उदासी छाई हुई थी। बेबसी से मुझे देख रहे थे और मैं बेजान बुत बनी बैठी थी। अभी चंद घंटों पहले ही की तो बात थी। आज फिर घर के सहन में हंगामा मचा हुआ था। रईस का बेटा बुरी तरह से मेरे अब्बा पर बरस रहा था। कहने लगा कल का वादा था और मैं आज अपने पैसे लेने आया हूँ। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरे पैसे वापस करो। मेरे वालिद उसके सामने अपना सर झुकाए, हाथ जोड़े, आंसुओं के साथ मिन्नत समाजत कर रहे थे कि वो रईस का बेटा उन्हें कर्ज की अदायगी के लिए और वक्त दे दे। मैं अपने कमरे के दरवाजे का पट जरा सा खोले देख रही थी। अब्बा उसकी रो रो कर मिन्नत कर रहे थे, लेकिन जब उस संदिल नौजवान ने मेरे अब्बा को लात मारकर पीछे किया तो अब्बा दूर जा गिरे। ये देखकर बेइख्तियार मैं कमरे से निकलकर अब्बा के पास चली गई। मैंने गुस्से से बेकाबू होकर उस शख्स को कहा कि क्या इंसानियत नहीं है आप में? आपके पैसे हम लौटा देंगे, वरना हमारे घर के कागज तो आप लोगों ने ही संभाल रखे हैं। आपका पैसा लेकर हम भाग नहीं जाएंगे। मेरी बात सुनकर वो मुझे बहुत गौर से देखने लगा। मैंने तनफ्फुर से उसे देखकर नजरें बदल ली और अपने अब्बा को उठने में मदद दी। अब्बा उठकर खड़े हो गए जब उन्होंने रईस के बेटे की तरफ देखा, जो मुझे देखकर आंखें झपकना ही भूल गया था। अब्बा ने मुझे कमरे में भेज दिया, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि अपने अब्बा के हक के लिए बोले गए अल्फाज की भरपाई मुझे उम्र भर करनी पड़ेगी। मैं कमरे में चली गई, लेकिन फिर वो बात उस रईस के बेटे ने अब्बा से कही, वो सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। कहने लगा पैसे रहने दो, अपनी बेटी मेरे निकाह में दे दो, जमीन के कागज भी वापस कर दूंगा और 2 लाख और दूंगा। अब्बा ने पहले तो साफ इनकार कर दिया, फिर कहने लगा वरना मेरे पैसे अभी वापस करो, दूसरी सूरत में तुम्हें मैं कचहरी में घसीट लूंगा। तुम्हारा घर मेरे नाम लग चुका है, तुम लोग बेघर हो जाओगे। मेरे अब्बा तो हद दर्जा परेशान हो गए थे। मेरी मंगनी बचपन से अपने काजिन से हो चुकी थी और मैं और सचिल एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। चंद माह बाद हमारी शादी होने वाली थी। अब्बा कहने लगे मेरी बच्ची के साथ ऐसा जुल्म मत करो, मैं फसल की कटाई करते हुए सारा नफा तुम लोगों को दे दूंगा, मुझे बस 1 माह का वक्त दे दो। लेकिन वो बेहिस शख्स नहीं माना। मैं अपने अब्बा की मजीद तजलील नहीं चाहती थी, इसलिए अम्मा से कहा कि इस शख्स से कहें कि घर के कागज लेकर आए, हमारा घर अब्बा के नाम करे। मुझे निकाह पर कोई एतराज नहीं। आनन फानन सब तय हुआ था। मैं 12 जमातें पास थी। अपने घर के कागज अब्बा के नाम लिखवाए, फिर कर्जा माफी के कागज पर रईस के साइन भी करवाए। उसके बाद साइन करने की बारी मेरी थी। शादी क्या थी, सीधी सी सौदेबाजी थी और हम जैसी गांव गोठ में रहने वाली लड़कियां ऐसे ही बेजान जमीनों की खातिर अपनी इज्जतों और जिंदगियों के सौदे करने पर मजबूर होती हैं। मैंने पेन हाथ में लिया तो सच्चल का मुस्कुराता चेहरा आंखों के सामने आ गया। इस बार मेरे लिए चांदी के कड़ों पर सोने का पानी फिरवा के लाया था। कहने लगा रानी, इसे शादी पर पहनना, तेरे गोरी कलाइयों पर बड़ी जचेंगी। बचपन से मेरी आंखों ने बस सच्चल के ख्वाब देखे थे, लेकिन शायद मैं भूल गई थी कि हम जैसी लड़कियों के ख्वाबों पर भी अपना इख्तियार नहीं होता। वो हमारी तरह कर्जों के इवज बिक जाते हैं। मुझे इस रईस के बेटे का नाम तक पता नहीं था। मैंने एक खत अम्मा को दिया और चांदी के कंगन भी। मैंने कहा अम्मा ये सचिल को वापस कर देना, कहना तेरी रानी कर्जे में बिक गई। खत में भी मैंने यही लिखा था कि वो मुझे भूल जाए और अपना घर बसा ले। मेरी बात सुनकर मेरी माँ फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन मेरी पत्थर आंखों से एक बूंद तक न गिरा सकी। मैंने निकाहनामे पर साइन किया और उसी सादा लिबास में बड़ी चादर ओढ़कर रुखसत हो गई। मेरा दिल हर जज्बे से आरी था।
शायद मुझ जैसी हर लड़की जब पैसों के एवज कहीं जाती है तो अपने ख्वाब और जज्बात घर की दहलीज पार करते ही अपने बाबा के आंगन में ही छोड़ आती है। मुझे उस शख्स से सख्त नफरत सी महसूस हो रही थी जिसकी सोच इतनी सतही सी थी कि पैसों की जगह उसे बाप की बेबस सी बेटी दी गई बेटी चाहिए थी। मैं जानती थी कि मेरे जुमले उसकी अना पर लगे होंगे, जब ही मुझसे बदला लेने के लिए उसने शादी की है। मैं ये भी जानती थी ऐसे लोग मोहब्बत में मुब्तला हरगिज नहीं होते। हम जैसी लड़कियों को सिर्फ बदले के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इज्जत की जिंदगी को ये लोग अपनी हमपल्ला खानदानी बीवियों को देते हैं। कमरा बड़ा था, एसी भी चल रहा था। मैं बिल्कुल बेजान सा वजूद लिए बैठी थी। बार बार सचल का चेहरा आंखों में आता तो दिल तड़प सा जाता। वो पूरा दिन खेतों में हल चलाता था, अपना पसीना बहाकर घर भी चला रहा था और शादी के लिए पैसे भी जमा कर रहा था। उस छोटे से घर के छोटे से कमरे के ख्वाब मैंने अपने माँ बाप की मर्जी से अपनी आंखों में सजाए थे। जब ताया जी ने मुझे सचल के नाम की बारीक सी सोने की अंगूठी पहनाई थी। बात तो हमारी बचपन से तय थी, लेकिन रस्म मेरी 10वीं जमात पास होने के बाद की गई थी। उस दिन तो मैं इतनी खुश थी कि मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। लेकिन उस वक्त उस बड़े से कमरे में बैठे मुझे अपनी माजी की हर खुशी बेमानी लग रही थी। कमरे का दरवाजा खुला। मैंने देखने की कोशिश भी नहीं की कि कौन है, क्योंकि मैं जानती थी कि वो कौन है और आकर मुझसे क्या कहेगा, कैसा सलूक करेगा। लेकिन जब मैंने नजरें उठाकर सामने देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। वो एक 70 साल से ऊपर की उम्र का शख्स था। चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई थी, मुंह में दांत भी पूरे नहीं थे, कमर भी हल्की सी झुकी हुई थी। उसे देखकर मेरा सर ही तो चकरा गया था। वो उस नौजवान का दादा था जिससे उसने मेरा निकाह करवाया था। मुझे देखकर जब वो बुढ़ा मुस्कुराया तो सामने के 2 दांत भी गायब थे। ये देखकर मेरी बर्दाश्त खत्म हुई थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को हालात के हवाले कर दिया। जिस उम्र में वो बुढ़ा शख्स था उसे बीवी की नहीं, बस एक सहारे की जरूरत थी। इसलिए हमारे दरमियान कोई भी ऐसा रिश्ता कायम नहीं हुआ था। वो बीमार सा शख्स था, बस मुझसे बातें ही करता रहा। कहने लगा, क्या तुम्हारी शादी तुम्हारी मर्जी से की गई है? मेरे तो गले में इस वक्त इतनी गिरहें थी कि अल्फाज निकलना भी मुश्किल था। मैंने बस असबात में सर हिला दिया। वो जैसे ये सुनकर मुतमईन सा हो गया था और फिर सो गया। जब मैं सुबह उठी तो अपनी जिंदगी के साथ समझौता करने का सोच चुकी थी। दादा को सब सरदार साहब कहकर पुकारते थे, इसलिए मैं भी यही कहने लगी थी। जब मैं सरदार साहब के साथ बाहर निकली तो वो नौजवान सामने नाश्ते की टेबल पर बैठा तमस्खराना हंसी हंस रहा था और मुझे देख रहा था, जैसे ये कह रहा हो कि तुम इसी काबिल थी, तुम्हारी औकात यही थी। मैं भी जानती थी कि उसने अपनी बेइज्जती का बदला लिया है। मैं सरदार साहब के साथ बैठ गई, वो अपनी खानदानी बीवी के साथ बैठा था। मैं खामोशी से सरदार साहब के पास बैठ गई। उस नौजवान का नाम सलीम था। नाश्ते के दौरान कहने लगा, दादा इस उम्र में भी आपकी जवानी का क्या कहना, दुल्हन से ज्यादा हसीन तो आप लग रहे हैं। वो मुझ पर तंज कर रहा था, लेकिन मैं खामोशी रही। फिर हंसकर कहने लगा, दादा इनाम का हकदार तो मैं भी हूँ। कैसी प्यारी दुल्हन आपको ढूंढ कर दी है। वो न जाने मुझसे कौन सा बदला ले रहा था। मेरा वहां बैठना भी मुश्किल हो रहा था। मैंने चाय ही पी थी और उठकर अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद रईस की बीवी आई और मुझे चुटिया से पकड़कर बोली, देख छोरी, तू कम्मी कमीन जात से है। सरदार साहब की रंगीन मिजाजी को ये मत समझ लेना कि तू मालकिन बन गई है। कपड़े बदल और बावर्ची खाने का रुख पकड़। वो बड़े खतरनाक तेवरों से मुझे देख रही थी। मैं अपनी हैसियत को जानती थी, इसलिए सादा लिबास पहनकर काम करने लगी। रात को सरदार साहब से पहले रईस की बीवी फिर से मेरे पास आ गई। खासी घबराई हुई थी, न जाने किस बात की उसे परेशानी लाहक थी। कहने लगी, जल्दी से अच्छा सा लिबास पहन लो, वक्त जाया मत करो। मुझे उसकी अफरा तफरी समझ नहीं आ रही थी। मैंने लिबास बदल लिया। जैसे सरदार साहब मेरे कमरे में आई तो रईस की बीवी मुझे जेवरात पहना चुकी थी। सरदार साहब को देखकर सलाम करके कमरे से बाहर चली गई। सरदार साहब ने अपनी जेब से मखमली डब्बियां निकाली और सोने के 2 कंगन मेरे हाथ में पहना दिए। कहने लगे, कल तक मुझे मालूम ही नहीं था कि मेरी शादी होने वाली है। मुझे तो सलीम जबरदस्ती अपने साथ ले गया। कहने लगा,
एक बेसहारा खातून है, निकाह पढ़वा लें, आपको सवाब मिलेगा। लेकिन मैं राजी नहीं था। अब मैं जिस उम्र के हिस्से में पहुंच गया हूँ, शादी करके किसी को भला क्या सहारा दे सकता हूँ। लेकिन उसने कहा वो खातून भी उम्र रसीदा है। लेकिन रात को जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे हैरत से हुई। तुम तो बहुत कम उम्र लड़की हो। मुझे सलीम पर बहुत गुस्सा भी आया कि ना जाने मैं साल भर में मर जाऊं, क्यों इतनी कम उम्र लड़की की जिंदगी को बर्बाद किया। लेकिन जब मैंने तुमसे पूछा कि तुमने मुझसे शादी की रजामंदी अपनी मर्जी से दी थी, तो तुमने इस बात में सर हिला दिया। फिर मैंने सोचा जब तुम राजी हो तो तुम्हारे लिए मुंह दिखाई ले आऊं। कंगन तुम्हें कैसे लगे? मैं हैरत से सरदार साहब को देख रही थी। वो काफी मुख्तलिफ से इंसान थे, बड़ी मुख्तलिफ सी बातें कर रहे थे। काश कि मैं पहले ही सरदार साहब के पास आकर बात करती तो शायद इस जुल्म से बच जाती। लेकिन उसके बाद जो खबर उन्होंने मुझसे कही, मेरे होश ही उड़ गए। कहने लगे मैं तुम्हारे बारे में रात भर सोचता रहा हूँ। मेरे बाद तुम सारी जवानी कैसे बेवगी में गुजार सकती हो, क्योंकि हमारे निकाह में आने वाली औरत को दूसरी शादी की इजाजत नहीं होती। सारी जिंदगी बेवगी में गुजार देती है। मुझे लगा कोई आसमान मेरे सर पर गिर गया हो। इस सलीम ने मुझसे कैसा बुरा बदला लिया था। सारी उम्र की कैद थी जिससे कोई रिहाई मुमकिन नहीं थी। मैं चुप सी होकर रह गई थी। रईस की बीवी अब मेरे साथ रोज यही करती थी। पूरा दिन मैं एक मुलाजमा की तरह उन लोगों की खिदमत करती थी और रात को महारानी की तरह से मुझे सजा दिया जाता। एक बार मैं अपने कमरे में थी, सरदार साहब शहर गए थे, इसलिए रईस की बीवी ने मुझे अपने कमरे में बुलवाया और कहने लगी कि मेरे पाँव दबाओ। मैं उसके पाँव दबाने लगी। दिन भर की थकी हुई थी, काफी देर से मैं उस औरत के पाँव दबा रही थी कि मुझ पर ऐसा नींद का गलबा हुआ कि मैं नींद में ही झटके खा रही थी। यकदम ही रईस की बीवी ने मुझे पीछे बड़ी जोर का धक्का दिया। मैं चौंक सी गई। बेड के नीचे गिरते गिरते बची थी। कहने लगी तेरे हाथों में दम नहीं है, चल जा यहाँ से। मैं उठकर उसके कमरे से बाहर निकल गई। नींद की शिद्दत से मेरी बुरी हालत हो रही थी, लेकिन जब मैं अपने कमरे में आई मेरी नींद पल में उड़ गई थी। सलीम मेरे बेड पर लेटा हुआ था। मुझे देखकर मुस्कुराते हुए उठकर मेरे पास आ गया। मैंने कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वो भी इस वक्त? कहने लगा तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ये कहकर उसने मुझे कमरे के अंदर खींचा और दरवाजा बंद कर दिया। फिर वो खबासत से हंसने लगा। मेरा तो कलेजा हलक में आ गया था। मेरी रंगत फीकी सी पड़ने लगी थी। वो कहने लगा तुम्हारी शादी मैंने दादा से इसलिए करवाई थी कि तुम सारी जिंदगी यहीं रहोगी, हमारी हवेली में, दादा की जिंदगी में भी और उनके मरने के बाद भी। मैं ये जानता हूं कि मेरा बुढ़ा दादा कहां तुम्हारी ख्वाहिशात को पूरा करने के काबिल है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना, तुम्हें मैं अपने लिए ही लाया हूं। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं पीछे हटने लगी थी। उसके चेहरे से उसकी खबासत टपक रही थी। उसकी आंखों में इस वक्त सिर्फ हवस थी। मेरा दिल खौफ के मारे सीने की दीवारों से टकरा रहा था। ऊंची हवेलियों में मुझ जैसी लड़कियों को हवस का निशाना बनाना तो इन मर्दों का शेवा था। यहाँ की ऊंची दीवारें इस कदर बुलंदो बाला थी, मुझ जैसी बेबस लड़कियों की चीखों पुकार हमेशा कमरे की दीवारों से ही गूंज कर कमरे में ही दम तोड़ देती थी। मैंने कहा खबरदार, जो तुम मेरे करीब भी आए तो। मैं जानती थी कि मैं बेबस हूँ और वो बाइख्तियार मेरे साथ जो चाहे कर सकता है और मैं उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन फिर भी मुझे अपनी लड़ाई लड़नी थी। मेरी धमकी पर वो हंसने लगा। उसकी हवस शुदा नजरों से मुझे गुस्सा आने लगा था। कहने लगा तुम्हें तो देखकर मैं पागल सा हो गया था, क्या हुस्न पाया है तुमने, मैं तो नजरें हटाना भी भूल गया था। हाय कमबख्त तुम्हारे हसीन रूप ने जो अब मेरे अंदर आग लगा दी है। मैं तो कई दिन से उसी आग में झुलस रहा हूँ। पहले तो मैंने सोचा था कि तुम्हें अगवा करूं और अपनी ख्वाहिश पूरी करके किसी खेत या नहर के पास किसी कचरे के ढेर की तरह फेंकवा दूंगा, लेकिन जब तुम्हारी जुबान की तेजी देखी तो मुझे तो हैरत होने लगी। तुम पहली लड़की हो जिसने ये जुर्रत दिखाई कि हमारे सामने जबान चलाई। मुझे लगा तुम्हारी सजा तो उम्र भर की होनी चाहिए कि तुम मेरा उम्र भर दिल बहलाओ मेरे दादा की दुल्हन बनकर। वो बड़े बेबाक अंदाज से अपने नापाक इरादे मुझे बता रहा था। मुझे लगा मैं किसी जहन्नुम में धकेल दी गई हूँ। मैंने वहां साइड टेबल पर गुलदान देखा तो अपने बचाव के लिए वही उठा लिया। मैंने कहा अगर तुम मेरे करीब भी आए तो मैं तुम्हारे सर पर दे मारूंगी। मुझे उस वक्त सिर्फ अपनी इज्जत की फिक्र थी।
वो पहली बार घबराया था क्योंकि मैं गुलदान दीवार पर मारकर आधा तोड़ चुकी थी। अब गुलदान के तीखे कांच वाला हिस्सा मेरे पास था। अगर मैं उस पर वार करती तो वो यकीनन शदीद जख्मी हो जाता। उसके कदम वहीं रुक गए थे। वो पीछे को कदम बढ़ाने लगा। मुझे उस पर इतना गुस्सा था कि अगर वो मेरे करीब आने की कोशिश भी करता तो मैं उसका कत्ल कर देती। कहने लगा, ये तुमने अपने साथ अच्छा नहीं किया। ये मत समझना कि तुम्हें बख्श दूंगा। इस हवेली में कमरों की कमी नहीं है और ना ही हर बार तुम्हें बचने का मौका मुयस्सर होगा। जिस दिन तुम मेरे काबू में आ गई उस दिन तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि तुम खुद को पहचानोगी भी नहीं। पहली बार मैंने सलीम को इतना बदहवास देखा था। वो मुझे धमकियां तो दे रहा था। मैं उसकी धमकियों से डर भी गई थी, खौफजदा भी थी। ये भी जानती थी कि वो मेरे साथ कुछ भी गलत कर सकता है, लेकिन इस वक्त मैं उसके सामने कमजोर नहीं पड़ सकती थी। वो जैसे ही कमरे से बाहर निकला मैंने जल्दी से अपना कमरा लॉक कर लिया। सलीम को तो मैंने भगा दिया था, लेकिन बंद दरवाजे की सारी कुंडियां लॉक लगाए हुए भी मैं खौफ से बुरी तरह कांप रही थी। वहीं दरवाजे से टेक लगाकर नीचे बैठकर रोने लगी। मैं कब तक अपनी इज्जत बचा सकती थी। सुबह जब सरदार साहब आए तो उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी, तो उस वक्त मैं दरवाजे के साथ वहीं जमीन पर बैठी बैठी सो चुकी थी। दस्तक सुनकर मैं चौंक कर उठ बैठी। मैंने खौफ से पूछा कि कौन है। सरदार साहब की आवाज सुनकर मैंने दरवाजा खोला। मुझे यूं बदहवास और खौफजदा देखकर वो मुझसे वजह पूछने लगे। मैं उस वक्त इतनी खौफजदा थी कि मुझे एक सहारे की अशद जरूरत थी, इसलिए सरदार साहब के साथ लगकर रोने लगी। मैं दिल बर्दाश्ता सी होकर रह गई थी। वो मुझे पूछने लगे कि तुम्हें हुआ क्या है। मैंने कहा, मुझे कुत्ते के भौंकने से खौफ आता है और रात भर यहाँ हिफाजती कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनकर मैं डरती रही हूँ। खुदारा मुझे अकेला छोड़कर मत जाया करे। उस वक्त अगर मेरा कोई हमदर्द था तो वो सरदार साहब ही थे। कहने लगे, ठीक है, नहीं जाऊंगा। वो अब मेरा और भी ख्याल रखने लगे थे। एक बार मैं दिन के वक्त किचन में काम कर रही थी। अचानक से सरदार साहब घर लौट आए। मुझे सादा से हुलिये में किचन में पसीने से शराबोर देखकर तमाम मुलाजमीन और बहुओं पर चिल्लाने लगे। कहने लगे, ये मेरी बीवी है, इस हवेली की असल मालकन है, सरदारनी है तुम लोगों की। हिम्मत कैसे हुई कि इसे नौकरानी बनाकर किचन में काम करवाया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे सोफे पर अपने बराबर बिठा लिया। अपनी जेब से साफ सुथरा रुमाल निकालकर मेरा पसीना पहुंचा। मुलाजमीन और बहुएं, बेटे पोते सब नजरें झुकाए सरदार साहब के सामने किसी जर खरीद गुलामों की तरह बस अदब से खड़े थे। मुझे पहली बार सरदार साहब की अहमियत का अंदाजा हुआ था। वो खासे गुस्से में थे। सलीम और उसकी बीवी भी नजरें झुकाए खड़े थे। मुझे जितनी हैरत होती उतनी कम थी। पहली बार मैंने सरदार साहब को इतने जलाल में देखा था। उनका गुस्से के मारे सांस फूल रहा था। फिर रईस की बीवी से कहने लगे, किसने रानी को किचन के काम का कहा था। रईस की बीवी साफ मुकर गई। कहने लगी, सरदारनी जी खुद गई थी, मैंने तो बहुत मना किया था। रईस की बीवी की आवाज सरदार साहब के सामने नहीं निकल रही थी, बिल्कुल भीगी बिल्ली बनी हुई थी। सरदार साहब ने कहा कि आइंदा मुझे सरदारनी बावर्ची खाने में नजर ना आए। फिर रईस साहब की बीवी से अलमारियों की चाबियां मांगी। उसने अपने दुपट्टे से चाबियां उतार कर सरदार साहब को थमा दी। सबकी आंखें हैरत से फट गईं जब वो चाबियां सरदार साहब ने मेरे हाथ में रखी। कहने लगे, अब तुम इस हवेली की स्याह और सफेद की मालिक हो। कहने लगे, ये इन अलमारियों की चाबियां हैं जहां जेवरात और नकदी के अलावा जायदाद के कागजात भी मौजूद हैं। आज के बाद हर चीज की मालिक तुम हो। मुझे नहीं मालूम था कि मैं एक दिन में ही फर्श से अर्श पर बिठा दी जाऊंगी। फिर उन्होंने एक बड़ी उम्र की पुरानी मुलाजमा को बुलाया और कहा कि वो हर वक्त मेरी खिदमत गुजारी के लिए मेरे साथ रहेगी, और अगर किसी ने मुझसे कुछ भी गलत रवैया रखने की कोशिश की तो वो सरदार साहब को इत्ला देगी। मेरी हैसियत अब किसी अदना सी कम्मी कमीन की बेटी नहीं थी। सारी जायदाद सरदार साहब के नाम थी, जब भी उनके बच्चों की उनके सामने बोलने की जुर्रत तक नहीं थी। सरदार साहब ने यही नहीं किया था, अगले रोज वकील को बुलाकर हवेली मेरे नाम कर दी थी और जायदाद की फरोख्त और बंटवारे पर भी मेरी मर्जी को मुकद्दम रखने का हुक्म जारी किया गया था। मेरे लिए यह सब कुछ किसी मोजज़े से कम नहीं था।
सलीम तो शायद इस वक्त पछता रहा होगा जब मेरी शादी सरदार साहब से करवाई गई होगी। मेरा हुलिया यकसर बदल चुका था। अब मैं हल्के रंग के कपड़े जेब तन करने लगी थी, सर पे दुपट्टा और बड़ी सी चादर कंधों पर रखती थी। मैं एक बार सरदार साहब के साथ बाहर जमीनों पर चली गई। वो चारपाई पे बैठे लोगों के मसाइल को सुन रहे थे, हल कर रहे थे। मैं उनसे इजाजत लेकर सामने बने दरबार पर चली गई। सोचा जिंदगी में कुछ तो आसूदगी सी आ गई है, इसलिए एक चादर ही चढ़ा दूं। लेकिन दरबार की सीढ़ियां चढ़ते हुए सीढ़ियों के अतराफ बैठे फकीरों में मैं रेजगारी दे रही थी। उनके खाली कशकोल में मुट्ठी भर सिक्के डाल रही थी कि जब एक कशकोल में सिक्के डालते हुए उस फकीर ने मेरी कलाई पकड़ ली। ऐसी हिम्मत कोई नहीं कर सकता था। उस फकीर ने काले रंग की शॉल अपने सर पर ले रखी थी। सर के बाल बहुत बढ़े हुए थे, दाढ़ी भी बढ़ी हुई थी। जब उसने अपना चेहरा ऊपर किया तो मैं पत्थर का मुजस्मा बन गई थी। वो सचल था, मेरा ताया साथ, मेरा मंगेतर, मेरी मोहब्बत, जो उस वक्त उजड़ी हुई हालत में बैठा था। मैं उसे उस हाल में देखकर मेरा दिल कुन छुरी से कटा था। मैं वहीं बेजान वजूद से बैठ गई। मुझे तो लगा था घर की दहलीज पार करते ही मेरे अपने मुझे दोबारा देखेंगे भी नहीं। सच्चल तो शायद कभी नजर ही ना आए। शायद मुझे बेवफा समझकर मुझसे नफरत करने लगे। तब मेरी मजबूरी समझकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएगा। लेकिन वो तो जिस हाल में मुझे नजर आया मैं गुमान भी नहीं कर सकती थी। मेरे आंसू बहने लगे। मैंने कहा सच्चल तुम और यहाँ? वो मुझे एक टुक देखे जा रहा था। क्या नहीं था उसकी आंखों में? कहने लगा क्यों तुमने हार मान ली उन जालिमों के सामने? रानी एक बार मुझसे कहा होता मैं अपनी जमीनें बेच देता, अगर फिर भी पैसे कम होते तो खुद बेच देता, लेकिन तुम्हें कभी भी आंच ना आने देता। मेरी मोहब्बत पर कुछ तो यकीन रखती। मुझे पता था एक न एक दिन तुम यहाँ जरूर आओगी, क्योंकि हमने यहाँ एक दूसरे को पाने के लिए बड़ी मन्नतें मांगी थी। इसीलिए तब से यहाँ बैठा हूँ तुम्हारे इंतजार में। मैं उसकी बात सुनकर रोई जा रही थी। मैंने कहा मुझे भूल जाओ, मैं तुम्हारी कभी हो ही नहीं सकती। सरदारनी बन गई हूँ, मरते दम तक सरदार साहब के नाम पे जिंदगी गुजरेगी। सचल तुम वापस लौट जाओ, अपना घर बसा लो, वरना मेरे लिए जिंदगी गुजारनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। भूल जाओ मुझे। मैंने हाथ जोड़कर उसकी मिन्नत की थी। वो कहने लगा तुम भूल सकती हो मुझे? बड़ा दर्द था सचल की आवाज में। मैंने दिल बड़ा करके कहा कि हाँ मैं तुम्हें भूल गई हूँ। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। अब भी मेरे हाथ में उसके नाम की अंगूठी मौजूद थी। हालांकि जब से मैं सरदारनी बनी थी मेरी कलाइयों में सोने की चूड़ियां, कड़े, कानों में झुमके, गले में भारी चेन दिन में हर वक्त रहती थी। इन सब कीमती जेवरात को मैं रात को उतार देती थी। बस बाएं हाथ पर पहनी बारीक सी सोने की अंगूठी उतारने की मेरी हिम्मत नहीं होती थी। मेरा हाथ पकड़कर कहने लगा अगर तुम मुझे भूल जाती तो ये तुम्हारे हाथ में ना होती। फिर मेरा हाथ छोड़कर उठ खड़ा हुआ। न जाने कहाँ चला गया, लेकिन जब तक वो मेरी नजरों से ओझल नहीं हो गया मैं उसे जाता देखती रही। चौंकी उस वक्त जब मैंने अपने कंधे पर किसी का हाथ का बोझ महसूस किया। मैंने पलटकर देखा तो डर सी गई थी। सरदार साहब मेरे पीछे खड़े थे। मैंने जल्दी से चादर से अपने आंसू पोंछे। मैं मुतज़ब्ज़ब सी हुई थी कि सरदार साहब को क्या जवाब दूंगी, लेकिन उन्होंने मुझसे कोई सवाल ही नहीं किया। लेकिन उसके बाद वो चुप चुप से रहने लगे। बीमार भी बहुत रहने लगे थे। मैं पूरा दिन उनकी खिदमत गुजारी में गुजार देती थी। रात भर भी मुझे सरदार साहब के लिए जागना पड़ता तो मैं उफ तक न करती। एक रात वो बहुत ज्यादा बीमार हो गए। मैंने कहा मैं डॉक्टर को फोन कर देती हूँ, लेकिन उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगे मेरे पास बैठ जाओ और मेरी बात गौर से सुनो, और मेरी बात गौर से सुनो। वो खींच खींच के सांस ले रहे थे। कहने लगे मैंने एक वसीयत लिखवाई है तुम्हारे नाम। मेरे मरने के बाद जब तुम्हारी इद्दत पूरी हो जाएगी तो वो तुम वसीयत पढ़ लेना। सरदार साहब की जान मेरे सामने ही निकली थी। इद्दत मैंने कमरे में गुजारी थी। मुलाजमा हर वक्त मेरे साथ होती थी। इद्दत के बाद जब वकील ने वसीयत सुनाई तो सबके साथ मैं खुद दंग रह गई थी। सरदार साहब ने कहा था वो ये रिवाज खत्म करना चाहते हैं कि सरदारों की बेवाएं हमेशा बेवगी की जिंदगी गुजारें, क्योंकि ये अल्लाह की शरीयत के खिलाफ है। औरत को भी जीने का हक है। इसलिए मेरी बीवी की शादी मेरे बाद उसके तायाजाद से कर दी जाए, और अगर मेरे बच्चों में से कोई इख्तलाफ की कोशिश करे तो वो मेरी जायदाद से बेदखल है। इस वसीयत के बाद मेरी शादी सचल से हो गई। मैं अब सचल के साथ रहती थी। उसी के घर में अपने हिस्से की जायदाद के पैसों से
मैंने बहुत बड़ा लड़कियों का स्कूल बनवाया था जहाँ लड़कियों को मुफ्त तालीम दी जाती थी। आज भी मेरे दिल में सरदार साहब की बहुत इज्जत है।